एजेंसीज, क्योंकि एजेंसीज 16 हैं पर आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मेन एजेंसीज हैं। हाँ, हम उन 3 एजेंसीज के बारे में ही इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए, एजेंसीज एक तरह से कहें स्पेशल टास्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या एक स्पेसिफिक स्पेशल टास्क जो यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहा है, उसको काम करने वाली बॉडी का नाम है एजेंसीज। ठीक है, अब आते हैं मेजर एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशन को बहुत सारे मैंने कहा काम कराने होते हैं, वर्ल्ड में हेल्थ मेंटेन करानी है, ठीक है, बहुत सारे काम कराने हैं। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज सबसे पहले बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन अपने ऑपरेशंस अपने एजेंसीज के थ्रू कराता है। एजेंसीज वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हैं और हर एजेंसी का अपना खुद का एजेंडल फंक्शन होता है, अर्थात वो किसी एक निश्चित फंक्शन के लिए बनाई गई एजेंसी होती है। मैंने बता दिया 3 एजेंसी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहली एजेंसी है यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहां है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में इसका भी हेडक्वार्टर। कब बनाई गई थी? 1946 में बनाई गई थी। किसने बनाया? जनरल असेंबली ने बनाया। क्यों बनाया? टू हेल्प द इमरजेंसी नीड ऑफ चिल्ड्रन इन द पोस्ट वॉर यूरोप। जानते हैं वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत तबाही मची। हाँ, लाखों सैनिक मारे गए, लाखों घर बर्बाद हो गए, पर सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? क्या सबसे ज्यादा वर्ल्ड वॉर में कौन परेशान हुआ? बच्चे। बच्चे, यस, बच्चे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स मर गए, फादर युद्ध में गए थे, मदर युद्ध में गई थी, घर तबाह हो गए, तो बेचारे कहां जिए, कहां रहे? तो वर्ल्ड में यस, चिल्ड्रंस को घर देने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इसको बनाया गया। ये एक स्पेशल बॉडी थी जो सिर्फ बच्चों के लिए, यस, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई थी। हाँ, इसीलिए मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं क्योंकि आप भी यस इसका पार्ट हो। तो यूनाइटेड नेशन को ये लगा, महसूस हुआ कि एक बॉडी होनी चाहिए, नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। पहले इसका नाम ये था, हाँ, पुराना नाम है UNICEF। आजकल इसमें से आई को हटा दिया गया है, आजकल नाम दे दिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, करंट नाम है इसका। अभी पुराना चलन है तो इसलिए नाम यूनिसेफ चल रहा है, पर आई को हटा करके इंटरनेशनल वर्ड हटा दिया है बस। तो ये क्या करती है? सारे डेवलपिंग देशों में इसका बेनिफिट। पहले ये स्टार्ट हुई थी यूरोप के बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए आफ्टर द वॉर, क्योंकि मैंने बताया यूरोप में बहुत तबाही मची थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यूरोप के देश, जर्मनी हो, चाहे इटली हो या इवन इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सब बर्बाद हो गए थे। सबके सैनिक, लाखों लाखों सैनिक मर गए थे, तो उनके घर अनाथ हो गए थे, उनके बच्चे अनाथ हो गए थे। यूनिसेफ, जरा देखिए तो यूनिसेफ का लोगो लगता है कि आपको दिखाई देगा, ऐसा ही लोगो आपने UN में देखा था, है ना? ये रहा ओलिव लीफ, पर देखिए बीच में एक मदर है, शायद मुझे लगता है बच्चों को ली हुई है, तो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। यूनिसेफ है ना? क्या करती है, कहां से पैसे लाती है? इतने सारे काम करती है, ये कहां से पैसे लाती है? तो इसको फंड्स कहां से मिलते हैं? इसको फंड मिलते हैं डोनेशंस के द्वारा, इसको फंड मिलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस या ग्रीटिंग कार्ड्स, ये ऐसे बहुत सारे काम करती है जिसको फंड रेजिंग काम कहते हैं। अब आप स्क्रीन को देखिए, ये इंडिया में यूनिसेफ की हेड है, यस, यूनिसेफ हेड इन इंडिया आई हुई है, देखिए अब आप देख पा रहे होंगे जो वॉलंटियर्स ऑफ द यूनिसेफ है। तो क्या करता है यूनिसेफ? मैंने कहा बहुत सारे काम करता है बच्चों के रिलेटेड, वर्क करता है। सबसे पहला काम है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। बच्चों की सबसे पहली प्रायोरिटी है हेल्थ के लिए, बच्चों की वेलबींग के लिए। हाँ, और दूसरा क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। किनको? उनको जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को। ये न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं? अरे वही भाई जो खाने के एक्सपर्ट हैं भाई, जो क्या खाओ क्या ना खाओ बताते हैं। इन सबको ये यूनिसेफ को ट्रेनिंग देता है ताकि वो बच्चों का और बेटर हेल्थ केयर कर सकें। और क्या करता है? इवन गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को क्या करता है? हेल्प करता है कम्युनिटी सर्विस देने में। जो मैटरनल अर्थात जो लेडीज मां बनने वाली हैं और चाइल्ड हेल्थ है अर्थात प्रेग्नेंट लेडीज और न्यूबॉर्न बेबीज की हेल्थ में मदद करता है। कैसे? उनको क्लीन वाटर दिलवाकर, सैनिटेशन की मदद कराकर, मेडिसिन अवेलेबल कराकर, सच में बहुत बहुत बेहतर काम करता है। और चलाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। हाँ भाई, कोविड के टाइम पे आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? क्या आपके स्कूल में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए कुछ लोग आए थे? सच सच बताइएगा। और आपने कोविड का जो वैक्सीन है लगवाया कि नहीं लगाया? हाँ, इसी वैक्सीन लगवाने को कहते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये यूनिसेफ ने स्पॉन्सर किया था। वैसे हु भी इसका एक स्पॉन्सर है, मैं यूनिसेफ का नाम दे रहा हूं क्योंकि बच्चों की बात कर रहा हूं, पर हु भी इसकी एक स्पॉन्सर बॉडी है। हाँ, इन्होंने इस पे पैसा लगाया, आपको पता होना चाहिए। जो कोविड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन लग रही पूरे वर्ल्ड में, हमने पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया इनकी मदद से। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है। जो बीमारियां फैल सकती हैं, हाँ, उसका टीका लगता है। आप जब छोटे थे तो आपके हाथ में टीके लगाए गए, आप चेक करिएगा,
आपके हाथ में उस टीके का, ये टीका उसको बोलते हैं आम भाषा में, पोलियो की वैक्सीन जैसे फॉर एग्जांपल हो गई, हाँ डीपीटी का टीका लगा हुआ है बचपन से, जब आप छोटे थे तब से लगाया गया आपको, हाँ चेक करिएगा। आइए अगला बॉडी अब जो देखने जा रहे हैं हु, हाँ आपने इस सिंबल को देखा होगा, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है ये हेल्थ, अब देखिए बच्चों के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पूरी दुनिया का हेल्थ चाहती है। अब हेल्थ का मतलब लोग समझते हैं कि तंदुरुस्त हो जाए, बॉडी बिल्डर बन जाए, जी नहीं, वो हेल्थ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग हेल्थ नहीं है। हेल्थ मतलब होता है स्टेट ऑफ सोशल मेंटल इमोशनल वेलबींग, बस इसको कहते हैं हेल्थ। आपको कोई डिजीज नहीं है, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज है आप, और आप अपने सारे काम अपने आप से कर पाते हैं, तो आप हेल्दी हैं। तो ये चाहती है ये WHO। आइए WHO कब बनाई गई है, मैंने बताया हेल्थ के लिए बनाई गई है, 7 अप्रैल 1948 को बनाई गई है। 7 अप्रैल इज वर्ल्ड हेल्थ डे, हाँ वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है 7 अप्रैल। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, हाँ बड़ा आसान ऑब्जेक्टिव है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। अरे बाप रे, हेल्थ भी जो सबसे बेस्ट लेवल की हो सकती है वो देना, वो भी पूरे विश्व को देना, हेल्थ फॉर ऑल वर्ल्ड। और मैंने बताया कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा एक्टिव थी ये बॉडी, कोविड के पीरियड में बहुत बहुत रोज न्यूज में आता था, आज WHO की मीटिंग यहां हुई, इस देश में मीटिंग हुई, तो वर्ल्ड ओवर जो कोविड की डोजेस थी और उस कोविड पे नजर रखने वाली बॉडी ये थी। टीवी में बहुत आ रहा था इनके बारे में, अगर आपने देखा होगा तो। हेडक्वार्टर कहां है इसका, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा इन स्विट्जरलैंड है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप तो जानते हैं स्विट्जरलैंड, जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। जरा एक स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई देगा क्या क्या ये काम करते हैं। देखिए कैसे कोविड जैसे कैसे देखिए डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बच्चों का हेल्थ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये ट्रेनिंग हो रहा है, ये नर्सेस स्टाफ है, देखिए इनकी ट्रेनिंग हो रही है, डमी बॉडी है, देखिए ध्यान से, हाँ स्क्रीन को बड़ा कर लो, हाँ आपके पास तो ऑप्शन है 8x जूम कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे क्या फंक्शंस करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ है, मैंने बताया हेल्थ से जुड़ा सारा काम करेंगे, और सबसे पहला है हेल्प कंट्रीज टू इंप्रूव द हेल्थ सिस्टम। जिन देशों में, स्पेशली उन देशों में जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, दवाएं नहीं है, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये देगा, क्या करेगा, दवा देगा, ड्रग्स देगा, जो देशों को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, मैं बता दे रहा हूं, और रिसर्च कराता रहता है। आपको मालूम है कोविड पे रिसर्च चल रहा है, बहुत दुनिया भर के साइंटिस्ट कोविड पे रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, और कैसे उसका इलाज हो सकता है, कैसे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट होता है, इस पे वो वैक्सीन बना रहे हैं, आज भी चल रहा है। जो ट्रीटमेंट हुआ भी था वो भी WHO के सहयोग से हुआ था, वर्ल्ड के सारे बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलकर के कोविड वैक्सीन बनाने की रिसर्च में लगे हुए थे। तो रिसर्च को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ताकि जल्दी से जल्दी डिजीज क्योर हो जाए। और वर्क फॉर द सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सबको इजीली मिल जाए, सेफ मिल जाए, और वेस्ट का डिस्पोजल हो जाए। हाँ, अगर वेस्ट मैनेजमेंट समझना चाहते हो तो बस टाइप करो वेस्ट मैनेजमेंट बाय सर तरुण पानी। चलो नेक्स्ट है ट्रेन्स हेल्थ केयर पर्सनल्स अर्थात डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अलग अलग देशों में, उन सब की ट्रेनिंग कराता है, उनको सिखाता है क्या हेल्थ केयर में क्या नई टेक्निक्स आई हैं। देखिए डॉक्टर्स मैंने कहा ट्रेन कर रहे हैं ना नर्सेस को। और अगली बॉडी है यूनेस्को, हाँ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अनोखा काम करती है जो कोई नहीं करता है। हाँ, ये दुनिया में पीस एंड हार्मनी लाना चाहती है, साइंस के माध्यम से, कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से, मेल जोल बढ़ाने से। हाँ, अगर हम अपने कल्चर को दूसरे देश में ले जाएं, दूसरे देश के कल्चर के लोगों को हमारे देश में आने दें, तो इससे विश्व में प्रेम बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, ये सोचने वाली बॉडी है। कब बनाया गया था इसको, लंदन कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 में, जहां पे वर्ल्ड लीडर्स को लगा कि सिर्फ युद्ध रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन अकेले काफी नहीं है, पीस एंड हार्मनी बनाने के और बहुत रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता 1945 को डिसाइड हुआ कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो एजुकेशन को स्प्रेड करे, साइंस एंड कल्चर को दुनिया में स्प्रेड करे, तीन चीजों पे काम करेगी ये, ठीक है। और 1946 को इसको बनाया गया, 1946 नवंबर 1946, ठीक है, लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद इसको बनाया गया। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, इसका पर्पस एक बहुत सिंपल सा है कि हम चाहते हैं दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी हो, पर कैसे आए पीस एंड सिक्योरिटी, सिर्फ युद्ध न लड़ने से क्या सिक्योरिटी आती है, क्या सिर्फ युद्ध नहीं लड़ेंगे तो क्या सिक्योरिटी आ जाएगी, नहीं, और भी तरीके से आ सकते हैं। आप जितना ज्यादा कोलैबोरेट करेंगे, आप जितना ज्यादा मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, जितना आप मुझे और मैं आपको जितना दूंगा, उतना मेरे और आपके बीच में प्यार बढ़ेगा। क्या कहते हैं, तो यहां पर तो लाइक बनता है, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सर को एक सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उसको प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, एक लाइक दे सकते हो। तो जितना आप और मैंने कहा था, एक और प्रॉमिस भी किया था, तुम 1 घंटा पढ़ोगे, मैं 2 घंटा आपके लिए रिसर्च करूंगा, आपके लिए बेस्ट और सुपर बेस्ट मटेरियल आपके लिए तैयार करूंगा। कहा था ना मैंने, तो मैं प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं अपना, क्योंकि मैं आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे, यस इसी पे कवर करने जा रहा हूं। कहां है इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में है। कहां है यूनेस्को का हेडक्वार्टर, पेरिस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपको इसके फंक्शंस बताते हैं। अब फंक्शंस क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइडेड है,
हाँ, 3 पार्ट में फंक्शन डिवाइड है, क्योंकि एजुकेशन का काम भी करती है, साइंस का काम भी करती है और कल्चर का भी। तो ये पढ़ाई वाला फंक्शन है। ये फंक्शन है किससे रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड। तो क्या चाहती है दुनिया में? इलिटरेसी दूर करना चाहती है। जो लोग नहीं पढ़ पाए बचपन में, हाँ देखिए ये लोग कौन पढ़ाई कर रहे हैं, ये किसी के मम्मी पापा हैं, देखिए किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के एल्डर घर के लोग, घर के सीनियर सिटीजन हैं, कुछ के क्या कर रहे हैं, जो लोग किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, भाई किसी वजह से उस समय उनको मौका नहीं मिला, कोई फाइनेंस की स्थिति ऐसी रही होगी और भी कोई रीजन है जिस वजह से न पढ़ पाए हैं, तो उनको पढ़ने का मौका देते हैं। एडल्ट एजुकेशन कराता है, डिस्टेंस एजुकेशन कराता है, आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया है। हाँ, आप बिना स्कूल जाए भी पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। एक बॉडी का नाम ले लेता हूं आपको, NIOS, ये वो यही कराती है। ओपन स्कूलिंग है, ये यही कराती है। और क्या चाहती है यूनेस्को एजुकेशन में? स्ट्रेस ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन, औरतों को और गर्ल्स को पढ़ाना चाहती है, एम्फेसिस देना चाहती है कि इन बच्चियों को, लेडीज को जरूर पढ़ाया जाए, क्योंकि जिस घर में मां पढ़ी होगी, बहन पढ़ी होगी, वह पूरा परिवार पढ़ लेगा। और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन, पैसे से मदद करना, स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों को। जरा आप स्क्रीन पे देखिए, डिसेबल्ड बच्चों को भी, अपाहिज जो बेचारे बच्चे हैं, उनको भी ये क्या कर रही है? फाइनेंशियल मदद कर रही है। समय समय पे बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना, ताकि बच्चों को बुक्स का इंपॉर्टेंस पता चल सके, क्योंकि बुक फेयर जब लगेगा वहां पर बुक्स फ्रॉम डिफरेंट पब्लिकेशंस अवेलेबल होगी एट वेरी लो प्राइस। तो ये हो गया एजुकेशन के मामले में। दूसरा है साइंस के मामले में। साइंस के मामले में क्या फंक्शन करती है? तो मैंने बताया ये साइंटिफिक भी काम करती है। समय समय पे क्या करती है? देखिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अब आप देख रहे हैं कितने बड़े बोर्ड पे, ये तो मुझसे भी बड़ा डिजी बोर्ड है, आप रे इंसान कितना छोटा दिख रहा है, बोर्ड देखिए कितना बड़ा है। मेरा बोर्ड तो इतना छोटा है, बस यहीं तक है बोर्ड, ये मेरा डिजी बोर्ड है। अब सोचिए इसका डिजिटल बोर्ड कितना बड़ा होगा। तो ये दुनिया भर के साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए। तो क्या करती है? समय समय पे सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती है, कॉन्फ्रेंस कराती है दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों की, उनके साथ क्या करती है? उनके रिसर्चेस को शेयर कराती है, ताकि उस पर और डिबेट और डिस्कशन हो और नए इन्वेंशंस इनोवेशंस हो सके, ऐसा कराती है। और क्या एक्टिविटीज कराती है? प्रमोट रिसर्च, बढ़ावा देती है रिसर्च को। अगर कोई अर्थ पे रिसर्च करना चाहता है, कोई मैथ्स पे, कोई फिजिक्स पे रिसर्च करता है, उनको ये फंड्स तक देती है, पैसा देती है रिसर्च करने के लिए। तो ये तो हो गया साइंस के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन का जमाना है आजकल, आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल में जो नए नेटवर्क्स आ रहे हैं इसको देखती है। क्या करती है? क्वालिटी ऑफ प्रेस, फिल्म्स, वीडियो सर्विसेज, इसको इंप्रूव कर रही है। और किसको इंप्रूव कर रही है? कम्युनिकेशन में कंट्रीज को हेल्प कर रही है कि वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंप्रूव कर पाए। हाँ, हम लोग 5G सर्विस लॉन्च कर दिए हैं अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और फास्ट करने के लिए। हाँ, 4G से अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स फास्ट है 5G, है ना। वैसे मेरे पास उपलब्ध नहीं है अभी 5G, अभी 4G कनेक्शन मेरे पास चल रहा है। हाँ, अभी हमारे यहाँ 4G कनेक्शन है, जियो का 4G है। नेक्स्ट है, और क्या करते हैं? अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, चाहती है कि प्रेस को क्या कर दिया जाए? कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके, प्रेस क्या हो? फ्री हो, ताकि प्रेस जो चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ लिख सकती है। क्योंकि जिस देश में प्रेस अर्थात मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, फिर वो क्या होगा? वहां पर सच्चाई बात नहीं आएगी सामने। वैसे मैं बता दूं, चाइना में प्रेस और मीडिया कंट्रोल में है गवर्नमेंट की, वहां मीडिया वाले कुछ ऐसा नहीं छाप सकते। अब आप स्क्रीन पे देखिए, कुछ रिसर्च चलता हुआ नजर आ रहा होगा वहां पर, और ये कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अलग अलग देश के नागरिक दूसरे देशों में जाकर के अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कुछ चाइनीज टाइप के, कुछ जापानीज टाइप के लोग दिख रहे हैं, अपना प्रोग्राम्स करने दूसरे देशों में आए हैं। तो ये है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ये चाहती है कि एक देश दूसरे देश के साथ क्या हो? और कल्चरल एक्सचेंजेस करें। हाँ, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट इंडिया में आते हैं, बनारस में आते हैं। हाँ, हमारे बनारस में क्या करने आते हैं? अरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वाराणसी में जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ वहाँ पढ़ने आते हैं बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है वर्ल्ड। और यहाँ के, यहाँ के मतलब सिर्फ बनारस के नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स को अलग अलग देशों में भेजा जाता है वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए। तो एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? टेक्निकल एडवाइस देना, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना, ताकि जो वर्ल्ड की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हाँ आपको मैंने ताजमहल का एग्जांपल कई बार दिया था, तो ताजमहल को बचाने में लोग मदद करते हैं, भाई इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है ना। और क्या करते हैं? जो पुरानी बुक्स हैं हमारी, जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हैंड रिटन, हाथ से लिखी गई किताबें। पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि हैंड रिटन बुक्स रखे थे ना, हाँ, तो इन हैंड रिटन बुक्स को ये लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस की मदद से यही हो रहा है। ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो तैयार हो रही है डिजिटल फॉर्म में। इस लैब में ये लेडीज क्या कर रही हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ताकि जब मैन्यूस्क्रिप्ट खत्म भी हो जाए अगर किसी वजह से, तो भी क्या हो, डिजिटल फॉर्म में हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि उसमें जो ज्ञान का भंडार है वो आने वाली जनरेशन को मिलता रहे। समय समय पे कल्चरल मिशंस को भेजना डिफरेंट कंट्रीज में, ताकि वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। तो दुनिया में प्यार फैलाने का, यस, कोलैबोरेशन करने का तरीका सिर्फ युद्ध रोकना नहीं है, इस तरीके से भी वर्ल्ड को रोका जा सकता है।
इंडिया एक बहुत ही बड़ा यस और इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूनेस्को का। आप देख पा रहे होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी यूनेस्को के कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। तो इंडिया फाउंडर मेंबर रहा है और हमारे नेशनल कमीशन यस हमारे देश में जो नेशनल कमीशन है उसने यस कोऑपरेशन विद यूनेस्को से काम करना शुरू कर दिया है। यूनेस्को हमारे देश में समय समय पे सेमिनार कराता है, वर्कशॉप कराता है, अलग अलग तरीके उसको फंड्स देता है। इवन हमारे यहाँ जो ताजमहल जो पीला पड़ गया था, जैसे मैं बता दूं ताजमहल पीला क्यों पड़ गया था, क्योंकि ताजमहल के आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो उसका जो गंदा धुआं है और वो धुआं जब ऐसे ड्रेन बन के गिरता है ताजमहल को बहुत हर्ट करता है, बहुत नुकसान करता है।